दोस्तों, एक ऐसा बुयान कोलैप्स जिसकी वजह से हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिल गया था 2008 में। जी हाँ, एक ऐसा ही कोलैप्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक का हमें देखने के लिए मिला था 2008 में, जिसे हम बोलते हैं लेमन ब्रदर कोलैप्स। तो आखिर हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम्स आ गए थे एंड इसके बाद में क्या एक्शंस लिए गए, आज हम इसी के ऊपर एक डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेमन ब्रदर कोलैप्स की कहानी से। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर इनकी पोजीशन क्या थी। देखिए, लेमन ब्रदर्स जो बेसिकली था एक इन्वेस्टमेंट बैंक था। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यूएस का तब वो फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था। राइट, अब फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक अगर कोलैप्स कर रहा है तो डेफिनेटली अपने साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जब ये बैंक कोलैप्स हुआ था तब इनके पास 639 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स थे और 619 बिलियन डॉलर्स की इनके पास लाइबिलिटीज थी। अच्छा, इन्होंने 15 सितंबर को बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया और जिस टाइम पर इन्होंने फाइल किया उससे लेकर अगर हम बात करें पूरा एक साल कंप्लीट होने तक हमने देखा था कि डो जोन्स जो थे उसकी बहुत ही ज्यादा परसेंटेज गिर चुकी थी। बाय 53% डो जोन्स मार्केट जो था वो गिर गया था। अगर हम बात करें इसकी एक कोलैप्स से, ठीक है, जैसे ही हमारे ये वाला बैंक कोलैप्स किया तुरंत हमने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला। तो आखिर लेमन ब्रदर्स थे कौन, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ इट, पहले वो समझते हैं। तो आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि यहाँ पर दो भाई थे और उन दो भाइयों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक किराना स्टोर स्टार्ट किया था। अगर मैं बात करूं कि ये जो किराना स्टोर था यही हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग में आ गया, फिर उसके बाद में ये ब्रोकरेज में आ गए, इसके बाद में ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक बन गए। तो आखिर हुआ क्या, सबसे पहले दो ब्रदर्स थे, ठीक है, और उन दोनों ने मिलकर क्या किया, उन दोनों ने मिलकर अपना एक स्टोर ट्राई स्टार्ट किया जो कि एक ग्रोसरी स्टोर था। ठीक है, अब वो ग्रोसरी स्टोर में एक प्रॉब्लम आ रहा था, उनको चाहिए थे अपना सामान बेचने के लिए और रॉ मटेरियल्स भी चाहिए थे, लेकिन जो फार्मर्स थे उनके साथ वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू किया इनफॉर्मल वे में। ठीक है, अब इनफॉर्मल वे में इन्होंने 1844 से अपना ड्राई स्टोर स्टार्ट किया था, ग्रोसरी स्टोर। राइट, तो उस टाइम पर तो कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होगी कि बेसिकली अगर फार्मर्स डायरेक्टली इनको प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं तो ये दूसरे लोगों के पास जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स की जरूरत फार्मर्स को है वो वहां से लेंगे और फिर फार्मर्स तक पहुंचा देंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की एंड धीरे धीरे ये क्या हुआ, अपना कमोडिटीज में ट्रेड करने लग गए। उसके बाद में ये ब्रोकरेज सर्विसेज में आ गए एंड देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। यहाँ पर इन दोनों भाइयों को इनके तीसरे भाई ने ज्वाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद में इन सभी के बच्चों ने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाया और ये 2008 तक बन गए एक इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर मैं बात करूं 2008 तक, ठीक है, 1844 से 2008 तक ऐसा तो नहीं था कि इन्होंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी थी। डेफिनेटली इन्होंने बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे और उन्हें ये झेल गए थे, उन्हें इन्होंने सर्वाइव कर लिया था। जैसे कि रेल रोड बैंकरप्सी हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, 1994 में इनका आईपीओ भी आ गया था। ठीक है, इसके बाद में 1998 में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट कोलैप्स और रशियन डेट डिफॉल्ट भी झेला। इसके बावजूद 2008 में ऐसा क्या हुआ कि ये मार्केट हमारा कोलैप्स कर गए। तो ऐसा देखिए क्या हुआ था, बेसिकली एक टाइम था यूएस में जब टेक्निकल कंपनीज आनी शुरू हुई, सॉफ्टवेयर कंपनीज आनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बूम देखने के लिए मिला था। एंड जब भी अगर आप बिजनेस साइकिल पढ़ोगे तो आपको पता है जब भी बूम आता है उसके बाद में डिप्रेशन आता है। राइट, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइम पर जो स्टॉक प्राइसेस थे वो बहुत नीचे चले गए। ठीक है, अब स्टॉक प्राइसेस नीचे चले गए तो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे बैंक्स जो प्रोवाइड कर रहे थे वो भी बहुत कम थे। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट्स भी कम है तो इन्वेस्टर्स वहां भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन इन द सेम टाइम क्या हो रहा था, इन द सेम टाइम हमारे जो रियल एस्टेट मार्केट थी वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी। रियल एस्टेट में देखने के लिए मिल रहा था कि हाउस बिल्डिंग जो थी वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो रही थी।
अच्छा, जो यूएस की गवर्नमेंट थी वो भी लोगों को बोल रही थी कि आपको क्या करना है, आपको अब अपने लिए हाउस बना लेने चाहिए, कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने लोन्स देने शुरू किए, और वो जो लोन्स थे वो कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट पर थे, राइट। तो यहाँ पर अब वो लोग लोन्स देते थे, ये जो लोन्स होते थे इससे लोग अपने अपने घर बनवा रहे थे, उनके कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम थे तो लोन की डिमांड भी ज्यादा आ रही थी। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स ने देखा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी सेफ है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इन्वेस्टर्स ने बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू क्या किया, बैंक्स को लोन्स देने शुरू किए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या कर रहे थे, वो अपना अमाउंट लेते थे, इस तरीके से क्या कर रहे थे, वो बेसिकली क्या करते थे, जैसे एक बैंक है ना, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक बहुत सारे मल्टीपल लोन्स दे रहा होता था। जब वो मल्टीपल लोन्स दे देता था तो मल्टीपल लोन्स को देने के बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाता था, ठीक है। अब जब वो बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गया तो इन्वेस्टमेंट बैंक इनको कन्वर्ट कर देता था मल्टीपल लोन्स को, जैसे मान लो बहुत सारे लोन्स हो गए, ठीक है, तो इनके थ्रू एक सीडीओ बना देता था। सीडीओ क्या होता है, कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, ओके। तो कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन बना देता था। अब ये जो कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन थे, इनको ये ट्रिपल ए की रेटिंग दिलवा देते थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। अब क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी थी तो इन्वेस्टर्स क्या करते थे, इन्वेस्टर्स इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स जहां पैसे लगाते थे सीडीओस में, सीडीओस के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते थे, पैसा लेते थे और बैंक्स को दे देते थे। अब यही सिनेरियो चलता जा रहा था, बैंक्स को बहुत अच्छा बूम देखने के लिए मिला, बैंक्स को आ रहा था बहुत मजा। अब क्या हुआ, क्योंकि पहले तो इनिशियली बैंक जो हाउस के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए आपको लोन दे रहे थे, तो वो कोलेटरल्स अच्छी क्वालिटी के ले रहे थे, अच्छी क्रेडिट रेटिंग वालों को दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, अब अच्छी क्वालिटी वाले जो लोन्स थे वो उन्होंने देने बंद कर दिए, क्योंकि जितने लोगों को जरूरत थी उन्होंने लोन्स ले लिए। अब बैंक्स को क्योंकि बहुत मजा आ रहा था, इन्होंने बिना कोलेटरल की क्वालिटी चेक किए, बिना डॉक्यूमेंटेशन चेक किए लोन्स देने शुरू कर दिए। अब उससे क्या हुआ, उससे बेसिकली इन्होंने उन लोगों को भी लोन्स दे दिए जिनके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं था। धीरे धीरे वो लोग डिफॉल्ट करने लग गए। अब वो लोग जब डिफॉल्ट करने लग गए तो बैंक्स ने सोचा इनके कोलेटरल्स को बेचना शुरू करें, लेकिन कोलेटरल्स का भी क्वालिटी अच्छा नहीं था। अब बिकॉज कोलेटरल्स का भी क्वालिटी अच्छा नहीं था, इस वजह से अब बैंक्स को पैसा मिलना बंद हो गया। अब जब बैंक्स को पैसा मिलना बंद हो गया, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, डिफॉल्ट करने लग जा रहे थे, ठीक है, अपने लोन्स के ऊपर। क्योंकि अब ये डिफॉल्ट कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ये बैंक्स दोबारा से इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। इसी सिनेरियो में एक और चीज हो जाती है, अब क्योंकि सीडीओस की ट्रिपल ए रेटिंग थी, तो एआईजी कर एक इंश्योरेंस कंपनी है, एआईजी ने इन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, इंश्योर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब समहाउ इन्वेस्टर्स को ये बात पता थी कि सीडीओस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने इसे इंश्योरेंस करवा लिया। अब क्योंकि इंश्योर करा लिया एंड ये डिफॉल्ट होने लग गए, तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे इनको तो इनके पैसे वापस मिलने लग गए, लेकिन फटा किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऊपर। तो यहाँ पर अब जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लग गए। मीनवाइल क्या हुआ, एआईजी गया यूएस गवर्नमेंट के पास, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट के पास जाकर बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे बेल आउट कर दीजिए। एट दैट टाइम जब एआईजी गया था, इनके पास 99 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, 99 बिलियन डॉलर्स का लोन था, जिसकी वजह से इन्हें अपने एम्प्लॉइज को भी निकालना पड़ रहा था। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, एआईजी को बचा लिया। कैसे बचाया, इन्होंने 85 बिलियन डॉलर जो है इसमें इंजेक्ट कर दिए, जिससे कि यहाँ पर एआईजी जो है वो बच गई, एआईजी बच गई। लेकिन आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब इनमें से हमारे लेमन ब्रदर्स भी थे, लेमन ब्रदर्स बेचारे गए यूएस गवर्नमेंट के पास, बोले हमें भी बेल आउट कर दो। यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया।
क्यों मना करा? उनके पास सेवरल रीजंस थे। पहला रीजन था कि वो एआईजी में काफी ज्यादा अमाउंट इंजेक्ट कर चुके थे। दूसरा रीजन था उस टाइम पर वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट बोला जाता है कि कुछ पर्सनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से बेल आउट नहीं किया गया। अब क्योंकि बेल आउट नहीं किया गया तो कंपनी को अपने 25,000 एम्प्लॉइज के लिए 25,000 एम्प्लॉइज, यस ठीक है, इनको ले ऑफ करना पड़ रहा था और कंपनी जो है वो बैंकरप्सी फाइल करने पर आ गई। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। आप पहले ये 2000 में कहाँ पहुंचे हैं? ये पहुंचे मॉर्गेज मार्केट में। ठीक है, इसके बाद में हमारे जो लेमन ब्रदर्स थे इन्होंने एक्वायर किया 5 मॉर्गेज लेंडर्स को। ठीक है ना, कितनी बड़ी कंपनी होगी। इसके बाद में रियल एस्टेट रेवेन्यू आप देखो इनका 56% बढ़ गया 2 साल के अंदर अंदर। फिर 2006 में सिक्योरिटाइज किया इन्होंने $146 बिलियन। फिर रिपोर्ट किया इन्होंने $4.2 बिलियन का इनका नेट इनकम ऑन $119.3 बिलियन रिवेन्यू। मतलब इतना रिवेन्यू था, इतना प्रॉफिट था। इसके बावजूद देखिए आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर ट्रबल्स कहाँ से शुरू हुए। जैसे मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई, उसी कहानी का अब एक हिस्सा था हमारे लेमन ब्रदर्स का। अब इनका हिस्सा सुनते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले इनके स्टॉक्स थे काफी हाई, पीक पर जा रहे हैं। $86.18 का इनके स्टॉक्स है 2007 में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने बेसिकली सब प्राइम लोन्स देने शुरू कर दिए और वो सब प्राइम लोन्स जो इन्होंने बैंक्स को दिए थे अब वो डिफॉल्ट करने शुरू किए। ठीक है, डिफॉल्ट करने की वजह से इनके पास जो हेजिंग फंड था, हेजिंग फंड क्या होता है, जैसे आपके पास इंश्योरेंस होता है ऐसे ही रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंड्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में वो जो फंड्स थे वो भी कोलैप्स करने लग गए। जैसा मैंने आपको बताया एआईजी को समझ में आ गया कि इन्होंने तो गलत चीजों पर, गलत सीडीओ पर क्या दे दिया है, इंश्योरेंस दे दिया है। तो इसी वजह से हेजिंग फंड्स जो थे वो भी कोलैप्स कर गए। अब यहाँ पर इनिशियली इनको शट डाउन करना पड़ा बीएनसी मॉर्गेज को, जिससे कि 1200 जॉब्स पर इन्हें कट करना पड़ा। ठीक है, अब साइंस ऑफ ट्रबल्स चल रहे, धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब इनकी जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज थी, ठीक है ना, इनको उन्हें भी अंडर राइट इन्होंने कंटिन्यू रखा, जबकि इन्हें पता है कि अब ये डूबने लग गए हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो कोलैटरलाइज लोन से दे रहे थे, वो जो सीडीओ से दे रहे थे, ठीक है, वो ये अभी भी इनके चल रहे हैं, उनको रोका नहीं है इन्होंने। फिर क्या हुआ, अब इसके बाद में 2007 में अगर हम देखें तो इनके पास $85 बिलियन के, ठीक है, एमबीएस थे, जो कि इनकी इक्विटी के 4 टाइम्स थे। तो अगर इनके पास में कितना इक्विटी होगा, इनके पास में 85 का 4% कम क्या होगा, इक्विटी रहेगा। बेसिकली इनके पास $21 बिलियन की इक्विटी है और $85 बिलियन का इनके पास एमबीएस होल्डिंग्स है, जो कि अभी करेंटली क्या चल रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आगे देखें, आगे देखिए, अब मार्च 2008 की बात आई, यहाँ पर इनका लेवरेज रेशियो जो था वो कितना हो गया है, लेवरेज रेशियो इनका 31:1 हो गया है। लेवरेज क्या होता है, जब हम लोन के ऊपर लोन दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही हाई नंबर्स में लोन दे रखे थे। इसके बाद में क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर 2008 में इन्होंने बताया कि इनको लॉस हो रहा है $2.8 बिलियन का। कहाँ तो ये नेट प्रॉफिट में चल रहे थे, कहाँ ये नेट लॉस में आ गए, वो भी बिलियंस में। फिर इसके बाद में ये इनका फर्स्ट लॉस था सिंस 1994। अब आगे क्या हुआ, आगे इन्होंने $6 बिलियन जो थे वो कैपिटल में अपना क्या किया, रेज किया। ठीक है, मतलब कि अपनी सिक्योरिटीज या डेट के थ्रू। आगे चलकर क्या हुआ, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका था, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जा चुका था। ठीक है, अब बैंक को भी पता है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब आता है सितंबर 2008। ठीक है, स्टॉक्स इनके एक हफ्ते के अंदर अंदर 77% गिर गए। इसके बाद में ये गए कोरिया डेवलपमेंट बैंक के पास में, ठीक है, और वो भी कोलैप्स हो चुका था। फिर इन्होंने बताया कि इनका $3.9 बिलियन का और लॉस हो गया है। यहाँ पर कितना है, 2.8, अब $1.1 बिलियन का लॉस और हो चुका है
जिसमें कि इन्होंने राइट डाउन भी किया है अपने एनपीएस को, जो कि $5.6 बिलियन थे। आगे, अब आगे इनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। कैसे? इन्होंने बार्कलेज और बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बीओए से बात की। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं बचाएंगे, हम आपके साथ में मर्जर नहीं करेंगे। फिर ये गए बैंकरप्सी फाइल करने। इनको लगा गवर्नमेंट बेल आउट कर देगी, गवर्नमेंट ने भी कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक वैल्यू इनकी ड्रॉप कर गई 93%। 93% स्टॉक वैल्यू गिरने के बाद में इनको अब क्लोजर की तरफ आना पड़ गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट बैंक अपनी कुछ गलत चॉइसेस की वजह से किस तरह कोलैप्स कर गया। 1844 में कहा एक ड्राई स्टोर से शुरू किया था, ड्राई गुड स्टोर मतलब ग्रोसरी स्टोर से शुरू करा, और इतना बड़ा यूएस का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक बना, और वहां से ड्रॉप करते करते कहा बैंकरप्सी की तरफ आ गया। और जैसे ही बैंकरप्ट हुआ था ये, तुरंत क्या हुआ, देखिए सिस्टमिक रिस्क होता है। सिस्टमिक रिस्क में क्या होता है, अगर कोई एक बैंक कोलैप्स कर गया, ठीक है, तो जितने बैंक्स को इससे लोन दिया था या जितने बैंक्स ने इससे लोन लिया था वो भी साथ में कोलैप्स करते चले जाते हैं, क्योंकि वो भी डिफॉल्ट करते चले जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने डिफॉल्ट किया, तुरंत से बाकी बैंक्स जो हैं वो भी कोलैप्स करने लग गए, और धीरे धीरे कर कर ये सिचुएशन बन गई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-2008, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, क्या ये अकेला इन्वेस्टमेंट बैंक था जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था? नहीं, इसके अलावा 3 से 4 और भी इन्वेस्टमेंट बैंक थे जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है। आपने सुना होगा गोल्डमैन सैक्स के बारे में, यहाँ पर ये भी इंक्लूडेड थे, मॉर्गन स्टैनली भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। लेकिन उन लोगों के साथ क्या था, उनको दूसरे बैंक या तो मर्जर कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लेमन ब्रदर्स के पास में कोई भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मोस्टली लोग ऑलरेडी इन लोगों को सपोर्ट कर चुके थे। लेकिन लेमन ब्रदर के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जैसा मैंने बताया, वो अपने मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज जो थी उसको अभी भी लोन्स उसके ऊपर देना शुरू कर चुका था, तो बंद ही नहीं कर रहा था, उन्हें होल्ड करके भी रखे हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से इनको एटलीस्ट सपोर्ट नहीं मिला। अलॉन्ग विद दैट, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी बोला जाता है कि यूएस गवर्नमेंट के अपने भी कुछ रीजंस थे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके सीईओ थे रिकार्ड फ्यूल्ड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रिचार्ड भी बोल सकते हैं, इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, और ये बहुत ज्यादा लेमन ब्रदर्स जो थे, ठीक है, उनके साथ में जो ओनर्स थे, अब लेमन ब्रदर्स 1844 वाले नहीं, अब जो नए वाले हैं, अब जो लेमन्स हैं उनके साथ में बहुत आर्ग्यूमेंट भी किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो एरन कैलन थे, एक्स सीएफओ, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनको भी डिसमिस कर दिया गया जून 2008 में। इसके बाद में क्या हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका जो था उन्होंने मैरिज लिंच खरीद लिया, जबकि बात किसके साथ चल रही थी, लेमन ब्रदर के साथ में, और लास्ट मिनट में लेमन ब्रदर्स को धोखा दे गए, ठीक है, धोखा दे गए, ऐसे धोखा भी नहीं दिया, बस वही था कि यार इतनी बुरी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गिर रही है तो ये भी अपना फायदा ही देखेंगे। इसके बाद में कोलैप्स की वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल रेगुलेशन जो थे अब वो आने लग गए, और सबसे इंपॉर्टेंट आया वहां पर डॉट फ्रैंक एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया था, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं, जहां पर अब यूएस गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बैंक मिलकर अमेरिकन पीपल को बहुत परेशान कर रहे हैं जिन्होंने लोन्स लिए थे। अब ये लोन्स देना किसकी जिम्मेदारी थी, ध्यान से देना, बैंक्स की। अब अगर यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पैसे देने में, तो क्या सिर्फ उन्हीं की गलती है? नहीं, लेकिन बैंक उनको परेशान करने लग गए, इसीलिए इस एक्ट को फिर लेकर आया गया। अब आगे क्या हुआ, अब आगे हमें लेने चाहिए यहाँ से कुछ लेसन्स, और इन्हीं लेसन्स के हिसाब से हमारे पास क्या आया था, बेसल 3 अकॉर्ड, ठीक है। तो बेसल 3 अकॉर्ड की हिस्ट्री यही है कि बेसल 3 हमारे पास तभी आया क्योंकि बेसल 2 जो था वो हमारे लेमन ब्रदर क्लास को बचा नहीं पाया, तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ रिफॉर्म्स की और जरूरत है। तो सबसे पहले तो ओवर लैवरेज रिस्क हमने क्या देखा था, 13:1 का इनका लैवरेज रेशियो था,
जो कि बहुत हाई था, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें डेंजर्स जो थे वो हाईलाइट किए गए कि भाई बहुत ज्यादा अगर आप बोरोइंग्स ले रहे हो या दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क भी ले रहे हो साथ में। इसके अलावा रेगुलेटरी ओवरसाइट इंपॉर्टेंस है, जरूरी है कि जो भी हमारे सेंट्रल बैंक हैं, गवर्नमेंट हैं, वो एक तरीके से ध्यान रखें कि सभी लॉज को, रूल्स को, गाइडलाइंस को सही से फॉलो किया जा रहा है, उन्हें कंप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई कि जो भी हमारे रेगुलेशंस हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। देन बात आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर फिर क्या बोला गया, यहाँ पर बताया गया कि आपको रोबस्ट रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिसेस रखनी है। रिस्क असेसमेंट मतलब आपको चेक करते रहना है कि कितना रिस्क हमें हो सकता है। अलोंग विद दैट अगर हम बात करें टू बिग टू फेल, तो यहाँ पर जैसा कि देखा गया इन्वेस्टमेंट बैंक बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन तब वहां की गवर्नमेंट्स को क्या लग रहा था कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ये तो गिर ही नहीं सकते, ये तो फेल हो ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर हमें समझ में ये भी आया कि अगर इस तरह के बैंक फेल होते हैं तो वो कैसे एक फाइनेंशियल क्राइसिस ना ही सिर्फ एक कंट्री के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी लर्निंग्स ली। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी आपका JIIB का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और एग्जाम की भी डेट शीट आ चुकी है। तो आई होप आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और आपने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। उसी प्रिपरेशन में एक बूस्ट लाने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं महापैक्स, फाउंडेशन कोर्सेज, बुक्स एक्सेट्रा। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे JIIB के महापैक की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं महापैक में हम आपको जितने भी हमारे फाउंडेशन बैचेस उस टाइम पर लॉन्च हो रहे होते हैं, जितनी वैलिडिटी में आपने महापैक लिया है सभी की एक्सेस देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 15 से ज्यादा फाउंडेशन बैचेस की एक्सेस दे रहे होते हैं। अलोंग विद दैट हम आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, मतलब हमारे सभी चारों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। 2000 से ज्यादा आपको हमारी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, 500 से ज्यादा आपको मॉक्स, क्विज क्वेश्चंस एक्सेट्रा मिलते हैं, एंड देन 200 से ज्यादा क्लास नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट भी आपको मिल रहा होता है। बात करें अगर हमारे सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए केवल रहेगा 3999 का, और अगर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसका प्राइस है केवल 5999 एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा केवल 2799 का। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हमारे फाउंडेशन और MCQ बैच भी चल रहे हैं। तो अगर आप हमारा JIIB का सिर्फ और सिर्फ MCQ बैच लेना चाहते हैं जहां पर आपकी फैकल्टीज आपको लाइव क्लासेस में MCQs प्रैक्टिस करवाएंगी, जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो आप ये बैच ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको केवल 1999 पड़ेगा। ये सभी JIIB एंड DBF एस्पिरेंट्स के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे ऑफिसर JIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच की, तो यहाँ पर इसका प्राइस केवल 1999 है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाते हैं, उसके बाद में MCQs की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। आगे अगर हम बात करें हमारे JIIB फाउंडेशन बैच की, जहां पर हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसका भी प्राइस आपके लिए 1999 है। एक चीज दोस्तों और, जो भी हमारे MCQ बैच है, फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर भी हम आपको 24/7 लाइव सपोर्ट देते हैं, क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मॉक्स एंड क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे महापैक तक लिमिटेड है, वो हमारे फाउंडेशन और MCQ बैच में भी आपको मिलेंगी। आगे अगर मैं बात करूं किसी वजह से आपके 1 या 2 एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए या फिर आप लास्ट पेपर में दे नहीं पाए थे, तो आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस ले सकते हैं, जिनका प्राइस केवल 799 है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स आपको आशीष सर पढ़ाते हैं, AFM आपको मैं पढ़ाऊंगी, RBWM आपको भास्कर सर, और PPB आपको अरविंद शुक्ला सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी चारों ही सब्जेक्ट्स की बुक आपको मार्केट में मिल जाती है, जिसमें कि हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कंसाइज वे में क्लियर किया है। अलोंग विद दैट हमने आपको प्रोवाइड किए हैं MCQs, न्यूमेरिकल एंड केस स्टडीज,
और जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी चीजों को लर्न कर पाओ, हम आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये बंडल आपको पड़ेगा केवल 124 का, मतलब कि 1224 रुपीज का, एंड आप इसको खरीद सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात नए लेक्चर में होगी एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।